नमस्कार बच्चों। अब तक हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ा था, जो इतिहास जानने के स्रोत थे। साहित्यिक स्रोतों के बाद इतिहास जानने के स्रोतों में हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए सबसे जो विश्वसनीय स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं। हम पुरानी वस्तुओं या अवशेषों यानी अतीत के अवशेषों से जो मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं उन्हें ही पुरातत्व विज्ञान कहते हैं, और ऐसे अवशेषों को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे नंबर 1 उत्खनन यानी खुदाई से जो प्राप्त अवशेष हैं, दूसरे अभिलेख हैं, तीसरे सिक्के और मुद्राएं हैं, चौथे स्मारक और भवन हैं, तो पांचवें मूर्तियां, शैलचित्र और अन्य कलाकृतियों हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुरातात्विक स्रोत जो हम दो प्रकार के हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 जो है उत्खनन से यानी खुदाई से प्राप्त अवशेष, और दूसरा अभिलेखों के बारे में। तो शुरू करते हैं। उत्खनन से प्राप्त या खुदाई से प्राप्त अवशेष। पाषाण काल यानी जब पत्थर युग था, उस समय मानव लेखन कला नहीं जानता था, और पत्थर युग जो है मानव संस्कृति और सभ्यता की जानकारी के लिए जितने भी स्रोत इतिहास जानने के हैं उस समय के, वो सब उत्खनन या खुदाई से ही प्राप्त हैं। औजार और मृद भांडों यानी मिट्टी के बर्तन पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता को जानने में बहुत योगदान देते हैं। हम प्राचीन भारत की बात करें तो 4 प्रकार की मृद भांड संस्कृतियाँ यानी मिट्टी के बर्तनों की 4 प्रकार की संस्कृतियाँ जो हैं उस समय चला करती थी। उन 4 प्रकार के मृद भांड संस्कृतियों की हम बात करें तो यहाँ से छोटा प्रश्न हमारे सिलेबस में दिया जा सकता है कि प्राचीन भारत में 4 प्रकार की मृद भांड संस्कृतियाँ कौन कौन सी थीं। तो सबसे पहली गेरुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति यानी आकर कलर पोट्री यानी OCP, ऑकर कलर पोट्री OCP। दूसरे प्रकार के मृद भांड हैं काले लाल मृद भांड संस्कृति यानी ब्लैक एंड रेड वेयर BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर। तीसरे प्रकार में चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति को रखा गया है यानी पेंटेड ग्रे वेयर PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। और चौथे प्रकार की जो मृद भांड संस्कृति है उसमें उत्तरी काले चमकीले मृद भांड संस्कृति को रखा गया है। उत्तरी काले चमकीले मृद भांड संस्कृति यानी नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर NBPW, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत में 4 प्रकार की मृद भांड संस्कृतियाँ थीं। अभिलेखों की हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोत को जानने में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो अभिलेख हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख जो हैं, महत्वपूर्ण स्रोत जो हैं वो अभिलेख हैं, क्योंकि ये उस समय के राजाओं से संबंधित होते हैं, समसामयिक हैं और तिथि युक्त हैं। स्थान की कमी होने के कारण इस पर निरर्थक बात नहीं लिखी जा सकती है, तथा उस समय के राजा व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य और समसामयिक घटनाओं का अंकन इसमें मिलता है। हम अभिलेखों को टोटल 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले शिलालेख, दूसरे स्तंभलेख, तीसरे ताम्रपत्र लेख, चौथे गुहालेख और 5वें मूर्ति लेख हैं। किसी भी वस्तु पर लेख अभिलेख कहलाता है। वो चाहे शिला पे हो सकता है, स्तंभ पे हो सकता है, ताम्रपत्र पर हो सकता है, गुफाओं में हो सकता है, अथवा मूर्तियों पे भी हो सकता है। किसी भी चीज़ पर लेख अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों में हम जो 5 भाग पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहले है शिला पर लेख यानी शिलालेख। शिला या चट्टान को सपाट बनाकर उस पर जो लेख लिखा जाता है उसे शिलालेख कहते हैं। भारत में सबसे प्राचीनतम शिलालेख जो हैं वो मौर्य राजा अशोक मौर्य के समय के हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है और रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है, ये शिलालेखों में महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। स्तंभ लेखों की बात करें तो खम्भों यानी स्तंभ लेखों, स्तंभ पर जो अभिलेख मिलते हैं उन्हें स्तंभ लेख कहते हैं। अशोक ने सर्वप्रथम जो है स्तंभ लेख लिखवाए, ये पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाए। तो सर्वप्रथम अशोक ने पत्थरों पर स्तंभ लेख लिखवाए थे। इसके अलावा गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनका मेहरौली का लोह स्तंभ लेख है। लोह स्तंभ लेख जो है लोहे के स्तंभ पर है,
जबकि अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर अभिलेख लिखवाए। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख है तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति यानी समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेखों में महत्वपूर्ण उदाहरण है। ताम्रपत्र लेख की बात करें तो प्राचीन काल में राजा या कोई अन्य पदाधिकारी जब किसी व्यक्ति को भूमि दान दिया करता था या फिर पारितोषिक यानी कोई पुरस्कार दिया करता था तो उसे ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवा करके देता था। इस प्रकार के ताम्रपत्र ज़्यादातर भूमि अनुदान पत्र थे। ताम्रपत्र में अनुदान देने वाले का नाम, उसका पद, वंश और अन्य उपलब्धियां भी लिखी होती थीं, जो इतिहास जानने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थीं। गुप्त काल के इतिहास निर्माण में ताम्रपत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। गुप्त काल के समय ही प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख विशेष उल्लेखनीय है। गुहालेखों की बात करें तो प्राचीन काल में राजाओं ने विभिन्न धर्मावलंबियों को, धर्म के लोगों को चट्टानों को काट काट कर जो है उनके निवास करने के लिए गुफाओं का निर्माण कराया। उन्हीं गुफाओं पर, उनकी दीवारों पर जो लेख उत्कीर्ण करवाए गए उन्हें गुफालेख या गुहालेख कहते हैं। अशोक ने सबसे पहले गुहालेख लिखवाए और अशोक ने बिहार में बाराबर की गुफाओं को कटवा करके, पत्थरों को कटवा करके वहाँ गुहालेख लिखवाए। इसी प्रकार से दशरथ जो मौर्य राजा था उसने भी नागार्जुनी गुहालेख लिखवाए। सातवाहनों के समय नासिक में वो और नानाघाट अभिलेख जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जो सातवाहनों द्वारा लिखाए गए गुहालेख हैं। मूर्ति लेख की बात करें तो कई मूर्तियों के शीर्ष भाग पर और कईयों के अधोभाग पर या नीचे के भाग पर शासकों ने अनेक लेख लिखवाए जिनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये मूर्ति लेख कहलाए। इस प्रकार जो है अभिलेखों को हम 5 भागों में पढ़ पाए। बच्चों, आप वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई 12वीं क्लास के सिलेबस को समय रहते पूरा कर सके, अन्यथा बाद में परेशानियां और बढ़ जाएंगी। आप लगातार इस वीडियो के माध्यम से और किताब के माध्यम से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और रोज़ाना कुछ न कुछ अवश्य पढ़ते रहिए। धन्यवाद।